हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। और आज शुरू हो रही है हमारी संविधान की क्लास, जिसमें हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से वीडियो पे आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक कर लें अगर उन्हें अच्छा लगे तो। फिर शुरू करते हैं। आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। और ये जो भी संविधान की वीडियो है, आपको 15 मिनट के आसपास की वीडियो मिलेगी, जिस पे यार वीडियो में एक एक टॉपिक ख़त्म किया जाएगा, जो आपको बहुत आसानी से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार है। पूरी की पूरी आपकी जो है संविधान इसमें कवर हो जाएगी हमारे वीडियो के माध्यम से, और वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत छोटी छोटी वीडियो में ही। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम संविधान की। देखिए, संविधान में संसद, ये जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनता है संसद। संसद का विभाग है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसमें राज्यसभा को जो है ये उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन, और राष्ट्रपति जो हैं ये इनमें प्रमुख रहता है। वो संसद का भाग न होते हुए भी इसके लिए एक अभिन्न अंग है। जैसे समझिए, राज्यसभा और लोकसभा से जो भी विधेयक पास होते हैं वो अंतोतगत्वा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सिग्नेचर से ही, ये सभी जो क्लास है हमारे आगे एग्जाम जो होने वाले हैं, विधेयक UPSI, कानून में परिवर्तित होता है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के साइन के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी विधेयक पूरी तरह से इसमें जुड़ जाए नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है लोकसभा का। लोकसभा, तो आज लोकसभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है ये हमारे भारतीय संसद का निचला सदन होता है। इसे जनता का सदन भी कहते हैं, जनता का सदन, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन और जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी लोकसभा है इसके सभी सदस्य हमारी जनता द्वारा चुन के प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इन्हें जनता द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों को, जो संसद का चुनाव होता है, हमारे यहाँ सांसद जो होते हैं वो सब प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा लोकसभा सदस्य कौन होते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। जो लोकसभा सदस्य हैं इनकी अधिकतम संख्या के बारे में। इनकी अधिकतम संख्या 552 तक संविधान में दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, जो कि पहले 545 थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो मनोनीत हुआ करते थे। वो क्या थे? मनोनीत। मनोनीत इन्हें कौन करता था? राष्ट्रपति करते थे, जो कि हमारे संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। ये संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। और इसे हटा दिया गया है, जिससे अब 545 जो सदस्य थे उसमें से जो 2 मनोनीत सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, उन्हें अब हटा दिया गया है। तो सिर्फ 543 सदस्य हैं और ये सभी निर्वाचित हैं। इसमें से अब मनोनीत सदस्य कोई नहीं है लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा सदस्य जो हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इनका चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक हैं, 18 वर्ष से अधिक के, वो सब अपना वोट देते हैं। इसके पहले था 21 वर्ष तक के आयु के लोग जो है वोट देते थे, लेकिन ये घटा के बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अब जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, लोकसभा के सदस्य के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो दिया गया है हमारे अनुच्छेद 84 के अनुसार। अनुच्छेद 84 के अनुसार उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक, और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक
होना चाहिए। और बाकी जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी वो अन्य योग्यताएँ भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद पर हमने बताया था कि जो मंत्री होते हैं इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, और जो कानून बना के योग्यता निर्धारित की जाएगी संसद द्वारा वो योग्यताएं भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति कभी पैदा हो जाती है तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, आपात की स्थिति में उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है उसके लिए आवश्यक है ये कि कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, और इसके लिए संसद इसको क्लियर करेगी। ये संसद के ही द्वारा विधि बनाकर इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जब संसद विधि बना के अगर आपातकाल की स्थिति है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगर आपातकाल की स्थिति और लंबी बनी हुई है तो फिर से संसद विधि बना के इसको फिर से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। यानी कि एक बार में जब भी बढ़ाएगी इसको 1-1 वर्ष करके ही बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन आपातकाल की स्थिति समाप्त होने के बाद ये 6 महीने के अंदर ही भंग हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, चलिए और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में एक बात और है, राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। देखिए लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ये जो है लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष ये भी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा सदस्य मतलब लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। देखिए लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ कानून बनाना, वित्तीय शक्तियाँ बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव लाना। अब इसको समझते हैं। अब देखिएगा लोकसभा की विधायी शक्ति जो है, जब भी कोई कानून बनाना होता है विधेयक तो वो राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से पारित किया जाता है। तो कोई भी विधेयक बनाने के लिए लोकसभा से पारित होना आवश्यक है। और अगर कभी किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक में भी जब साधारण बहुमत देखा जाता है तो उसमें भी लोकसभा की ही प्रमुखता बनी रहती है। कारण लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा होती है। संयुक्त बैठक में जब साधारण बहुमत देखा जाता है तो कुल मिला के लोकसभा का ही उसमें बहुत ज़्यादा प्रमुखता अपने आप बनी रहती है। ठीक है, अब वित्तीय शक्तियाँ देखिए। और जहाँ वित्तीय शक्ति वाली बात है तो जो हमारा धन विधेयक है वो अनुच्छेद 109 के अनुसार जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। ठीक है, जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, उसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। ठीक है, पहले वो लोकसभा में प्रस्तावित होगा, उसके बाद उसके लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा को पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसलिए वित्तीय संबंधी शक्तियों में राज्यसभा एकदम गौड़ है। ये शक्ति लगभग पूरी तरह से लोकसभा के ही पास है। कार्यपालिका पे नियंत्रण। अब देखिएगा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो मंत्रिपरिषद पूरी भंग हो जाती है। ठीक, अगर लोकसभा जो है बजट को नामंजूर कर दे तो भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, तो कार्यपालिका पे पूरी तरीके से लोकसभा का ही कंट्रोल होता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव लाना वही लोकसभा ही, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
वही जो हम बताएं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। ठीक, इसके लिए अनुच्छेद 109 में वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। ठीक, बजट पारित करने की मुख्य जिम्मेदारी लोकसभा की ही है। तो बजट पारित करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता। धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में प्रस्तावित होता है, लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास भेजता है, तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, यानी राज्यसभा को उसे पारित करना जरूरी है। ठीक, तो इसके आगे देखेंगे, ये लोकसभा जो है मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी एकदम, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है, जो वर्तमान में आके 552 हो गई है। ठीक है, जिसमें से इस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में है कितनी, तो है 543। ठीक है, चलिए और समझते क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक है, मानसिक स्थिति मतलब सही हो उसकी, मानसिक या दिवालिया ना हो, उसकी मानसिक स्थिति सही हो, और संसद इसके लिए जो कानून बनाए हुए हैं, जो कानून हो उसके अंतर्गत योग्य हो। ठीक है, वो योग्यताएं रखता हो, ये सदस्य बनने के लिए योग्यता। और हमने आगे क्या देखा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आपातकाल की स्थिति में इसे और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें संसद क्या करेगा, संसद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए है तो संसद विधि द्वारा फिर से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकता है। ऐसे करके वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाएगी तो 6 महीने के अंदर ये भंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे और क्या देखें कि लोकसभा 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है। 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है, किसके, राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति भंग किसके सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री के, किसके, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को 5 साल के पहले भी। चलिए इसके अलावा और हमने क्या देखा, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा की बैठक को राष्ट्रपति आहूत करेगा। ठीक है, यानी साल में कम से कम 2 बार लोकसभा की बैठक होनी आवश्यक है, यानी लोकसभा की 2 बैठक के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर ही हो सकता है। 6 माह से ज़्यादा अंतर 2 बैठक के बीच में नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही इनके अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो जो है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक, और अगर जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है दोनों सदनों में, तो उस समय भी दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में भी कौन कहेगा, इसके बारे में भी निर्णय लेगा लोकसभा का अध्यक्ष ही। ठीक है, और किसी विषय में अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होते हैं, पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है अध्यक्ष का। ठीक है, चलिए अच्छा, और आगे देखते हैं आप। अच्छा, एक बात और, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा कौन काम करेगा, उनका उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष की जगह उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करता है तब। चलिए इसके आगे देखते हैं, लोकसभा की विधायी शक्तियाँ जो हमने पढ़ा था कि लोकसभा विधेयक पारित करता है, राज्यसभा पारित करता है, लेकिन लोकसभा की शक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है विधेयक के लिए। अगर किसी विधेयक पे मतभेद है तो उस समय संयुक्त बैठक जो होती है उसमें भी साधारण बहुमत के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या तो पहले से ही ज़्यादा होती है, तो उनका वर्चस्व उसमें भी बना रहता है। ठीक, और देखेंगे हम वित्तीय शक्तियों में, तो आपको पता है कि बजट जो है धन विधेयक यानी धन
विधेयक जो है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। ठीक है, और अगर लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेज दे तो राज्यसभा को उसे पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, और देखिएगा जो कार्यपालिका शक्ति है, तो लोकसभा का कार्यपालिका पे पूरी तरह से नियंत्रण होता है। जिस तरह से हमने बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, अगर बजट पे भी लोकसभा में पारित नहीं हो रहा है बजट, तो भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो कार्यपालिका है उस पर पूरी तरह से लोकसभा का नियंत्रण होता है। तो आज की क्लास में हमने पूरा लोकसभा का कवर किया है। अगली क्लास में हम राज्यसभा देखेंगे। ठीक है।